हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे पिछले हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं जो भी जगह दुनिया भर में न्यूज़ में रही। अब सबसे पहले जो टॉपिक है वो समझने के लिए आपको वर्ल्ड मैप देखना चाहिए। क्या आपको क्लैरिटी है कतर कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी जगह कतर है, कतर किस रीजन में है, पर्शियन गल्फ के पास है या रेड सी के पास है, रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, आपके पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, निकारागुआ न्यूज़ में था, निकारागुआ कहाँ सिचुएटेड है, और अलग अलग तरह की चीज़ें जो ऐसे भी क्वेश्चंस आप देखते हैं उनका क्या रेलेवेंस है, क्या उनके आसपास के माउंटेन रेंजेस हैं, क्या इंडिया कोई वहाँ से नया ट्रैवल रूट प्लान कर रहा है। इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़ को आपने ढंग से कवर किया है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के बाद आपको सब पता लग जाएगा जो मैंने आपसे पूछा है, याद रह जाएगा आपको। तो पहली चीज़, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। It is located in the southwestern Ghat, surrounded by Parambiculam Tiger Reserve on the east, Chinar Wildlife Sanctuary and Iravikulam National Park on the southwestern side, the Karyan Shola, Grass Hills and Manjampatti Tiger Reserve को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा यूनेस्को द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। अब पॉइंट ये है समझने का कि पूछा जा रहा है ये सब के आसपास जो है तो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली हुई है। अगर आपको ऑप्शंस पता है तो काफ़ी इजी है समझना। मुदुमलई, बांदीपुर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और अन्नामलई टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर क्या है मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। क्या आपने इसको पढ़ा है ढंग से? हम इसको तो नहीं पढ़ेंगे पर हम ये जानेंगे कि आज जैसे एक प्लेस इन न्यूज़ है, अगर आपको वो पता होती उसकी लोकेशन किस राज्य में है तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये चीज़ें यहाँ है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको टाइगर रिजर्व की लोकेशन याद रखनी ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: सूडान, इजिप्ट, यमन, इरिट्रिया एंड सोमालिया। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द रेड सी? रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं इनके बारे में आपसे पूछा गया तो क्या क्या कंट्रीज हो सकती हैं? ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 ऐसे क्वेश्चन या ऑल 5 ऐसे पूछे जाते हैं। तो आई गेस ये भी कंसिडरेबली ईजी है। अगर आप इमेजिन कर पाओ कि मैं आप कहाँ था, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया दोबारा क्योंकि हमने एक तो पहले वीडियोस में रिवाइज किया हुआ है, दूसरा रिसेंटली कतर में एक बड़ी न्यूज़ बनी है जो कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ के पास। तो पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपका एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, प्रीलिम्स आने ही वाला है और आपको प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो प्रीलिम्स एक बहुत रेलेवेंट स्टेज है जहां पर आपका फ्यूचर डिसाइड होगा रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन। तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है, सीसेट अगर छूट रहा है या करंट अफेयर्स में थोड़ा डाउट्स है या जीएस क्लासेस में कोई एक जीएस है जो आपका कमज़ोर है सब्जेक्ट, तो उन सब का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं हम अपने क्रैश कोर्स के साथ, जहाँ पे प्रैक्टिस और रिविजन दोनों में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लैंग्वेज इंग्लिश है और 31 दिसंबर तक अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑनलाइन केवल 4000 में और ऑफलाइन केवल 8,999 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। ऑफलाइन केवल पटेल नगर में भी दी जा रही है क्लासेस। तो आप इसे जब ज्वाइन करते हैं तो आपको जीएस की क्लासेस दी जाएंगी डेली 3 घंटे की, सीसेट की क्लासेस होंगी, आपका एक ऑनलाइन एक्सेस होगा उसका, प्लस सेक्शनल फुल लेंथ आपके टेस्ट होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, प्लस मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये सब आपको मिलेगा एट जस्ट अ प्राइस ऑफ 8,999। तो अगर प्रीलिम्स को लेकर ज़रा सा भी मन में है डाउट तो आइए ज्वाइन करिए कोर्स और प्रिपेयर करिए अपने आप को हर तरीके से प्रीलिम्स में इस बार अच्छी प्रिपरेशन के साथ प्रीलिम्स को पार करने के लिए। कोई भी डाउट अगर मन में है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको प्राइसेस पता है, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, जहाँ से आप इसको जाकर कोर्स के बारे में जान सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप pwonlyis.com या नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस कोर्स के बारे में बात। अब आते हैं टॉपिक के बारे में। पहली चीज़, जो कतर है वहाँ पर 8 इंडियन एक्स नेवल ऑफिसर्स, इंडिया के 8 ऐसे लोग थे जो पहले नेवी में थे और रिटायरमेंट के बाद वो जाके कतर में काम कर रहे थे। उन्हें एक रात कतर की पुलिस उठाती है और एस्पियोनाज, जासूसी के केस में उन्हें जेल में डाला जाता है और फिर वहाँ की एक कोर्ट उन्हें मौत की सज़ा सुनाती है। उनका आरोप कि ये लोग इजराइल की तरफ से स्पाइंग कर रहे थे कतर की एक सबमरीन डील के ऊपर। क्या इन्होंने ऐसा किया? इनका कहना बिल्कुल भी नहीं। और ये मौत की सज़ा सुनाने के बाद इंडिया बहुत सख्ते में था कि 8 इंडियन ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुना दी गई है, अब क्या होगा? तो एक ऑप्शन ये था कि जो उनके अमीर है यानी जो उनके किंग है वो अगर उन सबको माफ़ कर दें, वहाँ पर सिस्टम होता है पार्डन का, राजा तो माफ़ कर ही सकता है, तो इनकी सज़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सरकार गई और जो हमारी एम्बेसी थी वो गई कोर्ट, और अब कोर्ट ने वहाँ फैसला सुनाया है कि इनकी मौत की सज़ा हटा दिया उनको, और 8 से लेकर 25 साल तक की या फिर 3 साल की भी सजाएं झेल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। लेकिन अगर ये निर्दोष है तो छूट जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो चलने वाली हैं। इसी में कुछ एस्पेक्ट है जो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कतर कहाँ लोकेटेड है।
कतर के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो गया है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कतर कहाँ पे लोकेटेड है, जीसीसी काउंसिल, ओआईसी और इस तरह की तमाम चीज़ें कतर क्यों रेलेवेंट है ये सब। तो अगर आपको टाइम मिले देखिए, जहाँ मैंने कम से कम वो देखने के बाद आपका कतर का सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा जो आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए कि क्या कतर पर कोई क्वेश्चन आ गया, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स पर कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ से आप कर सकते हैं। पर अभी आते हैं इस पर कतर। कतर यहाँ लोकेटेड है। कतर किस जगह लोकेटेड है? पर्शियन गल्फ में। अब सीधी सी बात है, कतर के आसपास कौन सी कंट्रीज है पहले ये बताइए। तो कतर यहाँ है। कतर के इधर एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है बहरीन। कतर जहाँ सिचुएटेड है, अगर इसे खंबा मान ले तो जो ज़मीन इस पर खड़ा है वो है सऊदी अरेबिया। इधर है यूएई, इधर है ओमान, ऊपर है ईरान। तो मुख्य रूप से कतर की सराउंडिंग कंट्रीज अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ही इकलौती कंट्री है जिससे इसका बॉर्डर लगता है। बाकी इसके पड़ोस में बहरीन है, यूएई है, पर्शियन गल्फ के उस तरफ ईरान है। जब आप ये चीज़ समझ रहे हो तो कतर में इंडिया के लिए रेलेवेंस क्या है? कतर में बहुत से लोग इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, लगभग 9 लाख के आसपास, जहाँ से रेमिटेंसेज इंडिया में बहुत सारे आते हैं। कतर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल गैस का हब है जहाँ से बहुत सारी नेचुरल गैस मिलती है, इंडिया उसको इंपोर्ट करता है। याद रखिए, नेचुरल गैस पेट्रोल और ऑयल की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, सस्ता और एफिशिएंट भी होता है अगर लॉन्ग टर्म यूज़ की तरफ से देखा जाए तो, इसलिए इंडिया यहाँ से नेचुरल गैस भी खरीदता है। अब अगर आप देखो पर्शियन गल्फ का हिसाब, तो पर्शियन गल्फ के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ऊपर क्या है आपको? ईरान, और इसके साइड में क्या होगा? ये कौन सी कंट्री, मुझे गेस करके बताइए। ईरान के पास कौन सी कंट्री लगती है? काफ़ी सिंपल है, इराक। तो आपको पता लग गया पर्शियन गल्फ के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है रेलेवेंट तरीके से, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं रेड सी की, तो रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है कंपेयर इट विद पर्शियन गल्फ? तो रेड सी के आसपास जनरली कहा जाता है 9 कंट्रीज हैं। रेड सी के आसपास जो 2 मुख्य और इलाके हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता भी है कौन? रेड सी। और गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जो है इस पूरे वाटर बॉडी को दिखाता है। ये है आपका गल्फ ऑफ स्वेज, यहाँ पे स्वेज कनाल बनी हुई है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ एडन नीचे आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं, 9 कंट्रीज़ मैंने बोली, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रही है, यहाँ पे स्वेज कनाल है, स्वेज नदी, स्वेज कनाल जो है और नाइल रिवर यहाँ बहती है। कौन सी कंट्री है? तो इजिप्ट। इजिप्ट के नीचे कौन सी कंट्री है? सूडान है। सूडान के नीचे कौन सी कंट्री है? इरिशिया है। इरिशिया के नीचे कौन सी कंट्री है? जिबूटी है, यहाँ से आपको दिखेगा, और जिबूटी के पास सोमालिया है। तो ये हो गई कितनी कंट्रीज़? फिर से देखते हैं, इजिप्ट, सोमालिया, इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, सोमालिया और एक जिबूटी। तो आपकी 5 कंट्री इधर हो गई। दूसरी साइड कौन कौन सी कंट्री है? तो अगर हम ऊपर से देखें तो कई जगह इजराइल को भी इसका पार्ट देखा जाता है। इजराइल से भी इसका, यानी कि कोना सा गल्फ ऑफ अकाबा है ये, ठीक है। तो गल्फ ऑफ अकाबा को देखें तो यहाँ इजराइल का बॉर्डर भी लग रहा है, यहाँ सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का हिस्सा है ये, यहाँ पर जॉर्डन है। तो इजराइल, जॉर्डन दोनों इसका पार्ट है। जॉर्डन के बाद सऊदी अरेबिया भी आपको दिख रहा है, फिर आपको नीचे यमन भी दिख रहा है। तो कितनी कंट्रीज हो गई? 9 कंट्रीज हैं जो रेड सी के बॉर्डर को टच करती हैं। अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान पर्शियन गल्फ को टच करते हैं। और गौर करिए, एक ही ऐसी कंट्री है जो पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों को टच करती है, तो उसे कहते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे थे कतर, वो कहाँ है? पर्शियन गल्फ में है। उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है वो भी जान लिया आपने। पर्शियन गल्फ और रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है समझ गए। अब देखिए गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है। अब गल्फ ऑफ अकाबा से कोशिश कर रहा था इजराइल की एक नया रूट बनाए जिससे वो जोड़ दे मेडिटेरेनियन से, ताकि जो यहाँ स्वेज कनाल है इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाए। इसी के लिए कहा जा रहा था कि वो शायद यहाँ पर गाजा के आसपास बॉम्बिंग कर रहा था। तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा का रूट जहाँ बनाया जा रहा था। यहाँ पर है क्या जगह? गल्फ ऑफ अकाबा, और यहाँ से बनेगा क्या? गुरियन कनाल। तो गुरियन कनाल की बात की गई एज एन अल्टरनेटिव टू स्वेज कनाल, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है और इसको बनाने की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा है, लेकिन इसको समर्थन कभी मिलेगा नहीं और ये बन के शायद सामने आ भी नहीं पाएगा। तो हमने समझ लिया गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन के बारे में। अब मैं आगे से पूछूं, अगर फरासन आइलैंड कहाँ पर है? फरासन आइलैंड इज इन रेड सी इटसेल्फ। ये रे फरासन आइलैंड, यहाँ पर ही आपके डाकलाक आर्चिपेलागो है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है चीज़ें। आई होप बॉर्डर कंट्रीज तो आपको याद हो गई। अब बात आती है कतर की। कतर क्यों रेलेवेंट है? एक तो पर्शियन गल्फ में है, ऑयल नेचुरल गैस का सोर्स है, इंडिया से लगभग 6 से 9 लाख लोग यहाँ काम करने जाते हैं, तो एक रिमिटेंस का इंपॉर्टेंट सोर्स है। लगभग अराउंड 16 बिलियन वहाँ से इंडिया का इंपोर्ट है वो होता है, जिसमें कि यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अमोनिया, यूरिया कतर से इंडिया इंपोर्ट करता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है कतर को भारत के लिए इसके संसाधन, प्लस एक की दुनिया भर का की नेचुरल गैस सप्लायर है तो वो कतर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर कोई है 2021 की डेटा की बात करूं तो वो
कतर ही है। रशिया भी की एक्सपोर्टर है, इंडिया तो रशिया से नहीं ले सकता, गैसेस बहुत दूर है, तो कतर एक वो रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें कतर को बहुत विशेष बनाती हैं भारत के संदर्भ में। अब जब इंडिया के 6-8 नेवल ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुनाई गई, इनको कम करके अब उम्र कैद में तब्दील किया गया। तो यहाँ कुछ सालों पहले का एग्रीमेंट हुआ था, स्वॉप एग्रीमेंट, प्रिजनर स्वॉप एग्रीमेंट। इसके तहत जो प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको, कि अगर कोई सजा याफ्ता कैदी जिसको कतर की कोर्ट ने एक सजा सुनाई है, तो वो व्यक्ति कुछ साल कतर की कोर्ट में काटने के बाद दोबारा भारत आकर भारत की जेल में सजा काट सकता है। अगर वही कोई कतरी नागरिक है जो भारत में है और उसे कोई जेल का टर्म सुनाई दी की सजा मिली, तो कुछ दिन वो भारत की जेल में रह के दोबारा कतर जा सकता है और वहाँ रेस्ट ऑफ अपना टाइम वहाँ की जेल में बिता सकता है। इससे वो देश के लोग जेल में है, एटलीस्ट तो कम से कम अपने देश में है, अगर कभी घर वालों से मिलना हुआ तो जेल में आकर उनको विजिट तो कर सकते हैं, इसलिए साइन किया गया था। तो अब ये अच्छा एक एग्जाम्पल है जहाँ इसका फायदा अब जाके इंडिया को मिल सकता है। ऑलरेडी इंडिया के लगभग 100 लोग वहाँ के जेल में थे, इसको ध्यान में रखते ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो उसके तहत इसलिए इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामला और सॉर्ट आउट हो जाए। और कहा जाता है कि दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अमीर से मिले थे, तो इसलिए शायद चीज़ें अब और सॉर्ट आउट हो पाएँ। अगर आप रेमिटेंस देखें तो अराउंड 1.5% रेमिटेंस इंडिया का जो है वो कतर से आता है। अब सोचिए कुवैत, ओमान जैसी कंट्रीज 2.4%, 1.6%, इतना ज़्यादा इंडिया के रेमिटेंसेस में उनका हिस्सा है, यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में भारत के लोग जाके गल्फ में काम करें। इसलिए बहुत स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से गल्फ इंडिया के लिए रेलेवेंट है। आई होप आपको पता लग गया रेड सी और पर्शियन गल्फ और कतर की थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट। कतर, हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, कतर एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंट्री है जो नेगोशिएटर का काम करती है मिडिल ईस्ट में, एक ऐसी कंट्री जो ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, इसलिए विवादों में फंस जाती है। वहाँ पर कभी तालिबान का ऑफिस भी हुआ करता था, वहाँ पर हमास का ऑफिस भी है, ताकि उनके बीच में एक नेगोशिएशन हो पाए, बात हो पाए सबसे। और इसी बात को देखते हुए उनके ऊपर अक्सर आरोप लगाते हैं गल्फ की कंट्रीज की ये ईरान का साथ देती हैं, इसलिए इनके साथ तो 2-3 सालों तक जो रिलेशंस थे यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, इन सब ने सस्पेंड कर रखे थे। कुछ महीनों पहले वो चालू हुआ इसी साल, तो वो आरोप भी लगातार कतर पे बनता रहता है। इसी को लेकर मैंने बोला एक वीडियो डिटेल में बना हुआ है इस चैनल पे, परसों ये अपलोड हुआ है, जहां पूरे कतर की पूरी प्रोफाइल कवर करी है हमने, क्या उसकी रेलेवेंस है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए अगर आपको टाइम मिले तो। उसको देखने के बाद कतर के आप सारे टॉपिक ढंग से कवर कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ है भाई? पोंग डैम कांगड़ा में है। अब मुद्दा क्या है, पोंग डैम को इको सेंसिटिव जोन का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। मुद्दा यह है कि अब यहाँ के सीएम का कहना है कि भाई हम कोशिश करेंगे कि इनको जो इको सेंसिटिव का जोन है इसका टैग हटाया जाए। क्यों? क्योंकि उनको ये टूरिज्म सेक्टर की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को असल में जो पूरा स्टेट है वो कैसे पुश करना चाहता है एज अ टूरिज्म हब। तो टूरिज्म हब जब किसी स्टेट को, एरिया को पुश करना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पर पोंग डैम एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो कहाँ पर है भाई कांगड़ा? ये रहा कांगड़ा, स्टेट तो पता ही होगा आपको, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पोंग डैम है। अब कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट को अगर वो डेवलप करना चाहते हैं एज अ टूरिज्म हॉटस्पॉट, तो बाकी के इलाकों में ग्रोथ की बहुत संभावना है और वहाँ इस रीजन में वो और निवेश करना चाहते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि हम यहाँ पर और इसका इको सेंसिटिव जोन का जो डेजिग्नेशन को हटा देना चाहिए, क्योंकि स्टेट को ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से कहा जा सकता है एनवायरमेंटलिस्ट के लिए है और हमारे लिए भी है, क्योंकि डैम के आसपास बहुत से वेटलैंड्स होते हैं, बहुत से जानवर वहाँ रहते हैं। अगर हम वहाँ पर और इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज लगातार करेंगे तो दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। तो पोंग डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इससे जुड़ा डैम तो नहीं, पर एक ही दुनिया का सबसे पुराना फोर्ट में से एक जो हंटर गैदरर्स ने बनाया था आज से 8000 साल पहले, वो मिला है कहाँ? साइबेरिया में। अब पहला सवाल, साइबेरिया कहाँ लोकेटेड है? साइबेरिया इज इन रशिया। तो यहाँ एक स्टोन एज का फोर्ट मिला है जो हंटर गैदरर्स ने बनाया था। ये उतना रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट ये है, हम बात करें साइबेरिया की। साइबेरिया कहाँ है? रशिया में साइबेरिया है। सबसे ठंडा इलाका दुनिया का साइबेरिया कहा जाता है। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस में जैसे आपकी व्लादिवोस्तोक हो गया, यहाँ के आसपास वाटर बॉडीज कौन सी है? तो सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। सी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहाँ पर है? रशिया और जापान के बीच में, ये ना सी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके नीचे सी ऑफ जापान है, फिर आपको ईस्ट चाइना सी मिलेगा, फिर आपको साउथ चाइना सी मिलेगा। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि लेप्टेव सी कहाँ है, तो साइबेरिया के पास है लेप्टेव सी। ये रहा लेप्टेव सी, यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है लेप्टेव सी। ये रहा साइबेरियन सी, लेप्टेव सी, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सी ऑफ जापान। तो साइबेरिया के साथ इंडिया का कोई नया रूट डेवलप करना चाह रहा है, साइबेरिया के आसपास कोई विवाद है इस रीजन में, तो याद रखिए यहाँ कुरिल आइलैंड्स हैं जिनके बीच में विवाद है। किसके बीच में? जापान और रशिया के बीच में। ये रहे।
साइबेरिया के आगे एक जगह जिसको रशिया फार ईस्ट कहता है, यानी ये इलाके फार ईस्ट में गिने जाते हैं और यहाँ पर अमुर नदी बहती है और यही एक पोर्ट है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक से भारत एक नया ट्रेड रूट बनाना चाहता है रशिया के साथ, जहां ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, जिसे कहते हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक कनेक्ट। चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक सामान आना जाना, वहां से व्यापार होगा। बाकी जैसे जैसे ये इलाके साइबेरिया का, ये आर्कटिक के पास है, तो आर्कटिक धीरे धीरे पिघल रही है। जैसे जैसे आर्कटिक में बर्फ कम हो रही है तो यहाँ एक नया सी रूट डेवलप हो रहा है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। तो नॉर्दर्न सी रूट कहाँ है? तो साइबेरिया के पास जो आपका ये इलाका है आर्कटिक का, ये आपका नॉर्दर्न सी रूट कहलाता है। इंडिया जो नया रूट देख रहा है वो ये है व्लादिवोस्तोक से सीधा चेन्नई जाने वाला, ताकि बहुत समय बचाएगा इंडिया के लिए। एक और अल्टरनेटिव रूट INSTC रूट है, यानी मुंबई से आप पहले ईरान गए, ईरान के पास से आपका एक रूट जाएगा लैंड रूट जो आपको कैस्पियन सी तक जाएगा। कैस्पियन सी से फिर आपका सी रूट चला, वो रशिया पहुंचा, फिर यूरोप पहुंचा, रशिया का आपका रूट। इस तरह रेलवे रोड होते हुए, समंदर होते हुए इंडिया रशिया को एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एक ये हो गया। फिर चेन्नई और व्लादिवोस्तोक रूट दूसरा ट्रेड रूट है इंडिया रशिया के बीच में। और ऊपर जो नॉर्दर्न सी रूट है वो डेवलप हो रहा है आर्कटिक के रीजन में। तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। साइबेरिया न्यूज़ में क्या होता है, हंटर गैदर का 8000 साल पुराना एक फोर्ट वहाँ मिला है। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर कि जो मैंने आपको पहले बोला, एनिमल रिजर्व्स। अनामलई एनिमल रिजर्व को बहुत रेलेवेंट माना जाता है ग्लोबली। क्या साउथ के अलावा और भी कई ऐसा रीजन है जहाँ इंपॉर्टेंट कोई ऐसा जू है जहाँ पर हमें रिसेंट चीज़ें न्यूज़ में रही हो? तो वो है नंदनकानन जू। नंदनकानन जू कहाँ पर है? नंदनकानन जू एग्जैक्टली किस लोकेशन में? तो उड़ीसा में है ये। और ये न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ पर अफ्रीकन लायन और दुबई सफारी से लाए गए थे, चीता लाए गए थे, तो जो जोनल अथॉरिटी है वहाँ की उसने अलाउ कर दिया इन चीज़ों को, तो इसलिए न्यूज़ में रहा ये। तो ये न्यूज़ में आते ही इससे पता लगता है कि ऐसा कुछ कहाँ पर है हमारे अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में। ये उड़ीसा में भुवनेश्वर की बात की गई है। तो नंदनकानन कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है अनामलई या साउथ इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व के साथ साथ, न्यूज़ में है इसलिए मैंने आपको एक बार कहा नंदनकानन कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। अब नंदनकानन की लोकेशन आपको देखनी है तो यहाँ है। इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हैं, जैसे सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व है, काफ़ी फेमस है। कि आपको पता है सिम्पलीपाल कहाँ पे है? तो सबसे पहले उड़ीसा के ऊपरी हिस्से में आपको सिम्पलीपाल मिलेगा। इसके बाद हरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भीतरकनिका तो पता ही होगा आपको, यहाँ वेस्टर्न घाट के जस्ट यहाँ करीब होता है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है। फिर बालूखंड कोणार्क आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऊपर चंद्रका चंपारण है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर और है वो है देवगढ़ की ये रही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो कि स्टेट वाइज अगर आप ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है उनको याद करो तो काफ़ी आसान आपके लिए होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए जहाँ डिटेल में आपको अलग अलग तरीके से याद कराने की कोशिश इसकी की जाए। ठीक है, तो अब ये पता लग गया। अब दूसरा अनामलई की बात हो रही है, कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में लोकेटेड है अनामलई। यहाँ आपको दिख रहा है बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स और बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखती है क्योंकि बहुत हरा भरा इलाका है। तो इसीलिए इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। हमने इसको अपने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अगला, जापान अब एक नई लैंडिंग करना चाह रहा है चंद्रयान 4 को, जो चीज़ काफ़ी प्रभावित कर सकती है। असल में एक मिशन है जापान का जो जा रहा है चांद के ऊपर, और उसकी लैंडिंग से पता चलेगा किस हद तक इंडिया जापान कोलैबोरेट कर पाएंगे। चंद्रयान 4 जो मिशन होने वाला है ये ऐसा मिशन है जो मून पर लैंड करेगा रोवर, वहां से सामान इकट्ठा करेगा, दोबारा उड़ान भरेगा और धरती पे वापस आएगा। तो इसको करने के लिए इंडिया और जापान कोलैबोरेट करने वाले। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम बताइए मुझे, जाक्सा नाम है उसका। तो जाक्सा और नासा का एक जॉइंट मिशन ये होने वाला है। लेकिन इससे पहले जापान खुद का एपिक स्लिम भेज रहा है मून पर। स्लिम एक बहुत छोटा लूनर ऑब्जेक्ट है जो वहां की धरती पर उतरेगा। अब ये सॉफ्ट लैंड करेगा मून पे 19 जनवरी को। तो इसकी लैंडिंग से पता लगेगा कि स्लिम और जो टेक्नोलॉजी है क्या वो सही है या कुछ दिक्कतें हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो पाता है तो वो ऐसी 5वीं कंट्री बनेगी जापान जो कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगी। चंद्रयान 3 के बाद ये अगली कंट्री हो सकती है। तो इसके बाद चंद्रयान 4 पे हम इनके साथ मिल के काम करेंगे, जिस पर जो एक बहुत बड़ा मिशन होगा जो चंद्रयान 3 उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और वृहद पैमाने पे काम होगा, जो वहाँ से मटेरियल उठा के धरती पे वापस भी लाएगा। तो ये कौन कर रहा है? जापान। जाक्सा किसके साथ? इसरो के साथ। चंद्रयान 4 की बात हो रही है। स्लिम सक्सेसफुल होता है या नहीं, इस पर बहुत चीज़ें निर्भर करेंगी। तो स्लिम
इसको जापान का जो फर्स्ट लूनर सरफेस मिशन कहते हैं, इससे पहले इन्होंने जो कोशिशें की वो सफल नहीं हो पाई थी। अब देखिए जापान कहाँ पर है, सी ऑफ जापान यहाँ पर है, सी ऑफ जापान के नीचे येलो सी है, उसके नीचे ईस्ट चाइना सी है, इसके नीचे साउथ चाइना सी है, इसके ऊपर क्या है, सी ऑफ ऑक्सशॉट, जो हमने देखा था अभी रशिया जापान के मैप के बीच में। तो ये जो वाटर बॉडीज है क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ पर सी ऑफ ऑक्सशॉट है, कहाँ सी ऑफ जापान है, कहाँ कुरिल आइलैंड्स है, कुरिल आइलैंड्स कहाँ है, तो रशिया और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड्स है। तो ये आपको डायरेक्शन से यहाँ पे हमने एक बार बस रिवाइज कर लिया। आगे एक और एक देश है निकारागुआ, जिसके बारे में सुना बहुत कम होगा। सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री जहां बार बार लगातार अब इंडियंस जा रहे हैं, क्यों, जहाँ की वीजा प्रोसेस भी क्लियर नहीं है। तो निकारागुआ कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है जहां पर हो रहा है डंकी प्रोसेस। काफी फेमस फिल्म शाहरुख खान की आई थी डंकी, जिसके तहत लोग इलीगली अमेरिका या यूके घुसने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यह है कि निकारागुआ में अचानक इंडिया से बहुत सारे लोग जाने लग गए हैं, और वहां कभी कोई इंडियन जाता भी नहीं था घूमने। अक्सर ये लोग इसलिए जाते हैं कि वहां से बॉर्डर को क्रॉस करके वो अमेरिका में घुस पाए। तो रूट ऑफ डंकी से कहते हैं हम, जहां इंडिया से लोग जाते हैं साउथ सेंट्रल अमेरिका की कंट्री निकारागुआ, जो आपको बिल्कुल ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका के बीच में दिखेगी। यहाँ पहुंच के, क्योंकि यहाँ एंट्री करनी आसान है, तो यहाँ से या लैंड रूट से या सी रूट से वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह अमेरिका में घुस जाए या वहां से कनाडा चले जाए, जिसके तहत उनको कुछ काम या रोजगार मिल पाए। अचानक से देखा गया है कि निकारागुआ में बहुत से पंजाबी और गुजराती लोग जाने लग गए हैं एज फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म। पर वहां टूरिस्ट कोई क्यों जाएगा जो आज तक कभी भारत से बाहर नहीं गया। तो इसके पीछे वजह कहा जाता है डंकी प्रोसेस ही वो कारण है। तो इसीलिए ये रीजन कहा जाता है जहां ऐसी न्यूज़ चल रही है। अब इस रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज है देख लीजिए। कैरेबियन सी यहाँ पर है, कैरेबियन सी के ऊपर क्यूबा है, यहाँ पोर्टोरिको है, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। साउथ पैसिफिक और कैरेबियन सी के बीच की कंट्री है निकारागुआ। निकारागुआ के अगर आप लोकेशन को देखकर कहाँ पर है पता लग गया। अब देखो साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी हमने डिस्कस की हुई है पहले। 2 ट्रेड ग्रुप्स हमने डिस्कस किए थे। मर्कूसर कौन कौन सी कंट्रीज थे आपको याद है? पैसिफिक अलायंस में कौन कौन सी कंट्री थी कि आपको याद है? मुझे बताइए साउथ अमेरिका की 3 जो हमने ट्रेड ग्रुप्स डिस्कस किए थे क्या क्या नाम है उनके? मैं आपको जवाब आज नहीं दूंगा, अगली क्लास में दोबारा इसका जवाब दूंगा। आई होप आपको याद हो, हमने कई बार डिस्कस किया है। क्या क्या डिफरेंस है इनमें, कौन कौन सी कंट्री दोनों का पार्ट नहीं है। 2 बड़े ग्रुप हैं यहाँ, पैसिफिक अलायंस और दूसरा है मर्कूसर। लेकिन कुछ कंट्रीज है जो दोनों का पार्ट नहीं थी, तो उन्होंने अपना अलग ही ग्रुप बना लिया था सेंट्रल अमेरिका के देशों को मिलाकर। वो कौन सी कंट्रीज थी मुझे बताइए। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। हमने कई चीज़ों के बारे में जाना, और अब आप अगर दोबारा जाए उस मैप पे तो आपको कई चीज़ें पता लग जाए। यानी यहाँ निकारागुआ कहाँ पर है, नंदनकानन जो है वहाँ कहाँ पर है, रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है, पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्री है, कतरे की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जानना और उसका यूजेज आंसर में कैसे हो सकता है आपने समझा। आज के वीडियो के इतना ही। और अगर आप चाहते हैं ऐसा और कंटेंट, ऐसे और PDF, तो ये सब आपको मिल जाएगा हमारे PWIS ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर। आप इस QR कोड को स्कैन करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्रैश कोर्स के लिंक की डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए रेड सी के आसपास की कंट्री कौन कौन सी है, कौन सी कंट्री है पर्शियन गल्फ के आसपास। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।